जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को पूरी जोर शोर के साथ करते होंगे, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम का बहुत ही कम समय बचा है। आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे और इसके साथ साथ मैं आपके लिए अभी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूं ताकि आप अपने एग्ज़ाम को बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से दे सकें और एग्ज़ाम में आप बहुत ही बढ़िया नंबर ला सके। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण चैप्टर, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछले बार जो क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, तो सेकेंड सीटिंग में आपका क्वेश्चन पूछा गया था 14 नंबर का और फर्स्ट सीटिंग में 12 नंबर का क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछा गया है। और क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं होता है। जिस प्रकार से हम लोग पहला चैप्टर को एकदम धज्जियां उड़ा करके पढ़े हैं, बहुत ही अच्छे तरीक़ा से पढ़े और फिर क्वेश्चन आंसर इसका किए हैं, उसी प्रकार से हम इस चैप्टर को भी बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से पढ़ेंगे और उसके बाद फिर इसके लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी इसका करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ही क्वेश्चन होगा और जगह से नहीं। तो बिना किसी देरी का अब हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहां पर जो लिखा गया है, गुण के आधार पर अम्ल का परिभाषा। सबसे पहले अम्ल का नाम सुन करके आपको दिमाग में आ गया होगा कि अम्ल जो होता है एक खट्टा पदार्थ होता है। अम्ल जो होता है एक खट्टा पदार्थ होता है। अम्ल की परिभाषा आप लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं? अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है। स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है, तथा धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अम्ल। अम्ल का जो इंग्लिश नाम है वो एसिड है। अम्ल का इंग्लिश नाम क्या है? एसिड है, जो कि यह लिया गया है लैटिन भाषा से। किससे? लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा में एसिड जो है वो एसिडस, जिसका अर्थ होता है खट्टा। एसिडस का अर्थ क्या होता है? खट्टा होता है। इसलिए अम्ल के परिचित करने के लिए हम लोग खट्टा का इस्तेमाल करते हैं कि खट्टा जो भी होगा सब के सब क्या होगा? अम्ल होगा। अब जैसे इमली, इमली का नाम आप लोग सुने होइएगा। इमली जो होता है वह क्या होता है? खट्टा होता है, तो इमली में भी अम्ल पाया जाएगा। उसी प्रकार से आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी सुने होइएगा। अब हाइड्रोक्लोरिक भी एक प्रकार के अम्ल है। तो इमली को हम लोग खाते हैं और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम लोग नहीं खाते हैं। इसका कारण क्या है कि इमली हमारे स्वास्थ्य के लिए या फिर खाने के बाद हमें कोई यानी कि नुकसान नहीं होता है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है यह बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? नुकसान होता है। यह हमारे त्वचा को भी क्या कर सकता है? जला सकता है। त्वचा को भी जला सकता है। यह अम्ल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। इसी प्रकार से एक और अम्ल है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम लोग बैटरी अम्ल से भी जानते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन बैटरी अम्ल है, यानी कि इसका उपयोग जो किया जाता है वो बैटरी में रखने के लिए किया जाता है। कहाँ किया जाता है? बैटरी में रखने के लिए। ये भी अम्ल जो होता है बहुत ही नुकसानदायक होता है, त्वचा को नुकसान पहुंचाता है। तो अब आप लोग कहिएगा कि यहाँ पर अम्ल एक हम खा सकते हैं और एक नहीं खा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो अम्ल का डिफिनीशन यहाँ पे दिया गया कि अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है, तब तो ये डिफिनीशन क्या हुआ? सटीक नहीं हुआ। अब इसको हटाने के लिए एक वैज्ञानिक आ गए जिनका नाम है आर्हेनियस। कौन वैज्ञानिक आ गए? आर्हेनियस साहब आए। उन्होंने कहा कि चलो हम अब क्या करते हैं? अम्ल का डिफिनीशन बताते हैं। उन्होंने कहा कि अम्ल वह पदार्थ है
जो जल में घुल करके हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। क्या देता है? हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, तब जाकर के यह अम्ल कहलाएगा। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, उसमें यदि आप जल को मिलाएंगे तो यह हाइड्रोजन आयन देगा। H2SO4 इसमें यदि हम मिलाएंगे तो ये भी हाइड्रोजन आयन देगा। तो यहाँ पर आर्हेनियस जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देते हैं। जलीय विलयन में अम्ल जो होते हैं वो घुलते हैं तो हाइड्रोजन प्लस आयन तो देते ही हैं, लेकिन हाइड्रोजन प्लस आयन कभी एक साथ नहीं रहता है। वह जल से क्या कर लेते हैं? अभिक्रिया करके और हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर देता है। यदि आपके एग्जाम में पूछे कि हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला इनमें से क्या है, हाइड्रोनियम आयन का अनुसूत्र क्या है, तो आप इसको याद रखिएगा H3O। यह क्या है? हाइड्रोनियम आयन है। अब हम लोग देखेंगे कि अम्ल जो होगा तो उसका कुछ गुण भी होगा। अम्ल का कुछ गुण भी होगा। जैसे अम्ल क्या होता है? खट्टा लगता है। अम्ल कैसा होता है? खट्टा लगता है। उसके बाद अम्ल जो होता है धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। pH मान होता है वो 7 से क्या होता है? कम होता है। 7 से कम होता है। अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा? लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो यह क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। अब अभी आप लोगों ने देखा कि अम्ल जो होते हैं कुछ ज्यादा नुकसानदायक होते हैं और कुछ नुकसानदायक नहीं होते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। H2SO4 यह भी क्या है? नुकसानदायक है। तो अब हम लोग अम्ल के प्रकार को देखेंगे। तो अम्ल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रबल अम्ल और दूसरा दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल का क्या अर्थ हुआ? कि जो ज्यादा बड़ुआर है। जो ज्यादा क्या है? बड़ुआर है। यानी कि प्रबल अम्ल हम उस अम्ल को कहेंगे जो जल में घुलने के बाद बहुत ज्यादा मात्रा में क्या देगा? हाइड्रोजन आयन देगा। तो उसको हम लोग कहेंगे क्या? प्रबल अम्ल। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यह हो गया आपका प्रबल अम्ल। नाइट्रिक अम्ल यह भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। सल्फ्यूरिक एसिड यह भी ज्यादा नुकसानदायक होता है। HCl जो होता है हमारे पेट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पेट में। अब कहिएगा कि सर HCl जो है बहुत ही नुकसानदायक होता है, जो कि त्वचा पर जलने के बाद क्या होता है? जल सकता है। तो फिर हमारे पेट में यह जो है, तो पेट हमारा क्यों नहीं जलता है? तो पेट जो है भगवान का बनाया हुआ है और भगवान उस लिमिट मात्रा में उसमें अम्ल को डालते हैं, जिसके लिए यह HCl जो अम्ल होते हैं वह हमारे पेट में नुकसानदायक नहीं पहुंचाता है। यही अम्ल जो होता है यदि मात्रा से ज्यादा बनने लगे तो हमारे पेट में गैस की शिकायत हो जाती है। किसकी शिकायत हो जाती है? गैस की शिकायत हो जाती है। या फिर जलन आने लगता है। क्या आने लगता है? जलन पेट में होने लगता है। तो यह किसके कारण हो सकता है? HCl के कारण में। तो यदि आपके एग्जाम में पूछे कि अम्ल में कौन सा रस पाया जाता है तो आप बता दीजिएगा हाइड्रोक्लोरिक। या फिर पीत में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। अगला था नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड यह भी जो एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। यदि आप इसमें कोई धातु डालिएगा तो इसमें से नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस निकलती है, जो कि हल्का सा आपको
पीला कलर के दिखाई देगा। इसका प्रैक्टिकल भी हम लोग देखेंगे। नाइट्रिक एसिड जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है। इसको यदि आप किसी धातु से अभिक्रिया कराइएगा तो उस धातु को अधिकांश तक यह क्या कर देता है, गला देता है, यानी कि उसका रंग गुण सब के सब खत्म कर देता है। आगे है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। यह भी एक क्या है, प्रबल अम्ल है। यह भी क्या है, प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल है। यह बैटरी में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, बैटरी में रखा जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन बैटरी अम्ल है, तो आप याद रखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड। कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, इसी को हम लोग बैटरी अम्ल भी कहते हैं। कौन सा अम्ल कहते हैं, बैटरी अम्ल। तो यह था प्रबल अम्ल। आगे हम लोग देखेंगे दुर्बल अम्ल क्या होता है। तो दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल में तो घुलते हैं लेकिन पूर्ण रूप से नहीं घुलते हैं। पूर्ण रूप से नहीं घुलते हैं, सिर्फ आंशिक रूप से घुलते हैं। किस रूप से घुलते हैं, आंशिक रूप से घुलते हैं। तो उसको हम लोग कहेंगे दुर्बल अम्ल। कौन सा अम्ल कहेंगे, दुर्बल अम्ल। अब जैसे कार्बोनिक अम्ल, एसिटिक एसिड, बोरिक एसिड, यह सब कौन सा अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। एसिटिक एसिड, आप कमेंट में बताइए कि एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है। बोरिक एसिड है। बोरिक एसिड का जो उपयोग किया जाता है वो एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कुछ पदार्थ, जैसे इमली हो गया। जैसे इमली हो गया, इमली इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। उसी प्रकार से सेब हो गया, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। उसी प्रकार से टमाटर हो गया, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले कि हम लोग देखेंगे संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और उसके बाद जो कच्चे अंगूर होते हैं उसमें भी सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। नींबू होते हैं उसमें भी सिट्रिक अम्ल भी पाया जाता है। आपका ध्यान किधर है, इस पर तो नहीं है ना, इस पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। इधर ध्यान दीजिए आप लोग, इस पर ज्यादा ध्यान देते हो तुम लोग। चलिए, यह क्या खाती है, नींबू खाती है। वैसे भी इन लोगों को नींबू ज्यादा पसंद आता है और खट्टा पदार्थ ज्यादा ये लोग खाते हैं। तो अब आपको याद रहेगा कि सिट्रिक अम्ल किन में पाया जाता है। तो कच्चा अंगूर, नींबू, संतरा, इन सब में क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। आगे है कि आपका सेब, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। फिर से बताइए आप लोग, नींबू, संतरा और खट्टे अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा पाया जाता है, मैलिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल। दही, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दही दूध से ही बनता है और दूध में एक अम्ल होता है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक अम्ल के कारण ही दही का निर्माण होता है। तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। सिरका, सिरका आप लोग जानते हैं जिसको विनीगर बोलते हैं। किसी भी चीज को रक्षक करने में इसका उपयोग
किया जाता है। जैसे अचार में आप डाल दीजिएगा तो अचार अधिक दिनों तक खराब नहीं होगा, अधिक दिनों तक अचार खराब नहीं होगा। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड। टमाटर, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। उसी प्रकार से आगे हम लोग देखते हैं पीत अम्ल, यानी कि पीत में जो कौन सा अम्ल पाया जाता है? पित्ताशय जो होता है ना पेट के अंदर, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? देख रहे हैं इसको, पेट कैसे दबाए हुए हैं, यह क्यों होता है? आप लोग को पता है ना कि यदि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में ज़्यादा बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा बन जाएगा तो हमारे भी पेट में क्या होने लगेगा? दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो पुराने ज़माने में जब पेट में दर्द होता था तो दादी माँ क्या देती थी? सोडा देती थी। क्या देती थी? सोडा। सोडा जानते हैं ना, जिसका उपयोग खाना में स्वादिष्ट या बेकरी में किया जाता है, उसको हम लोग सोडा या खाने वाले सोडा के नाम से भी यह प्रसिद्ध है, खाने वाले सोडा के नाम से। बेकिंग सोडा भी इसको कहा जाता है। आगे इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। पीत जो होते हैं उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे है कि चाय, चाय तो अब बहुत ज़्यादा आप लोग पीते होंगे या नहीं भी पीते होंगे, तो पहचानिए चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल चाय में पाया जाता है। उसी प्रकार से है चींटी के डंक में, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल। अब आप बताइए कि मेथेनोइक जो अम्ल है उसका एक दूसरा नाम है, यदि आपको पता है तो कमेंट में बताइएगा, यदि नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं। चींटी के जो डंक होते हैं उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। तो यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा चींटी के डंक में इनमें से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल या फिर मेथेनोइक अम्ल। उसी प्रकार से विटामिन सी, विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी में पाया जाता है। चलिए तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं एकदम स्टार्टिंग से, आप लोग भी इसको रिवाइज कीजिएगा। चलिए, खट्टे पदार्थ नींबू हो गया, संतरा हो गया और उसके बाद कच्चा अंगूर हो गया, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? सेब में पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टर्टरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टर्टरिक अम्ल पाया जाता है। उसी प्रकार से दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। टमाटर में कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल। अम्ल पीत में कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चाय में टैनिक अम्ल। विटामिन सी में एस्कॉर्बिक। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। तो यह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप देख लीजिएगा। 2-4 बार आप रिपीट कीजिएगा तो हमेशा के लिए यह याद हो जाएगा आपको। तो अभी जो हम लोग देखें वह अम्ल के गुण के विषय में देखें, किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है वह देखें। आगे हम लोग देखेंगे क्षार के विषय में, जिसको हम लोग भस्म भी बोलते हैं। तो यहाँ जो है भस्म कहते किसको है? भस्म कहते किसको है? तो भस्म वह पदार्थ होता है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है। जलीय विलयन स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है, यानी कि अम्ल होता है खट्टा। अम्ल कैसा होता है? खट्टा। और स्वाद में यह कैसा होता है? कड़वा। जैसे आप साबुन देखे होइएगा, साबुन को यदि हम अपने जीभ पर रखेंगे तो जीभ लगता है कि मोटा हो गया। या फिर आप जो कच्चा केला होता है, इसको भी आप लोग देखे होइएगा, कच्चा केला,
उसको यदि आप जीभ पर रखेंगे तो वह भी लगेगा कि जीभ उससे क्या हो गया, मोटा हो गया। क्या हो गया, मोटा हो गया। तो अम्ल का जो स्वाद था वो खट्टा था, और गुण का सॉरी भस्म का जो मतलब कि स्वाद होता है वो कैसा होता है, कड़वा होता है। और यह अम्ल के साथ मिल करके उसको उदासीन बना देता है। क्या बना देता है, उदासीन बना देता है। अब यहाँ पे कुछ उसका एग्जाम्पल है। सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, जिसको हम लोग कास्टिक सोडा भी कहते हैं, कास्टिक सोडा भी कहते हैं सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का। उसके बाद पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो यह सब क्या है, भस्म है। क्या है, भस्म। अब भस्म को ही हम लोग क्षार भी बोलते हैं। भस्म को क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। तो क्षार क्या है कि जल में जो होते हैं विलय, वही भस्म क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। जल में विलय भस्म को ही क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो जिस प्रकार से अम्ल का परिभाषा दिए थे आरहेनियस ने, कौन दिए थे, आरहेनियस ने, तो भस्म का भी उन्होंने परिभाषा दिया। उन्होंने बताया, आरहेनियस जी ने बताया कि भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुल करके और हाइड्रा ऑक्साइड आयन देते हैं। क्या देते हैं, हाइड्रा ऑक्साइड आयन देते हैं। और अम्ल क्या देता था, हाइड्रोजन आयन देते थे, और भस्म क्या देगा, हाइड्रा ऑक्साइड आयन देगा। जैसे सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, यदि इसमें हम जल मिलाएंगे तो सोडियम और आपको हाइड्रा ऑक्साइड अलग प्राप्त होगा। पोटेशियम में यदि हम पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड में यदि जल को मिलाएंगे तो पोटेशियम, उसके बाद हाइड्रा ऑक्साइड। उसी प्रकार से अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड को यदि हम जल में मिलाएंगे तो अमोनियम अलग और हाइड्रा ऑक्साइड अलग हो जाएगा। भस्म जो होता है वह अम्ल को क्या कर देते हैं, उदासीन, अम्ल को उदासीन कर देते हैं। इसीलिए यदि हमारे पेट में ज्यादा दर्द होने लगता है तो हम लोग क्या लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब हम लोग भस्म के कुछ गुण होते हैं उसके विषय में देखेंगे। भस्म स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है, स्वाद में कड़वा होता है। यह लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसका पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रा ऑक्साइड आयन देती है। टूथपेस्ट, टूथपेस्ट जो होता है वह हमारे दांत की रक्षा करती है, दांत की रक्षा करती है, क्योंकि दांत में हमारा एक मुंह में अम्ल पाया जाता है, जो कि अम्ल ज्यादा हो जाने से हमारे दांत को क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हम टूथपेस्ट का यूज करते हैं। टूथपेस्ट क्षारीय होता है जो कि अम्ल को क्या कर देता है, खत्म कर देता है और उदासीन बना देता है, उदासीन बना देता है। तो हमारा दांत सुरक्षित रहता है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि भस्म के कुछ प्रकार। तो भस्म जो होते हैं वो अम्ल के समान ही 2 प्रकार के होते हैं। एक तो प्रबल भस्म और दूसरा दुर्बल भस्म, यानी कि एक शक्तिशाली और एक कम शक्तिशाली। प्रबल भस्म कौन होगा, जो काफी ज्यादा मात्रा में जल में घुलने के बाद काफी ज्यादा मात्रा में हाइड्रा ऑक्साइड आयन देंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे प्रबल अम्ल। काफी ज्यादा मात्रा में हाइड्रा ऑक्साइड आयन देंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल। जैसे सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि दुर्बल भस्म क्या है। तो वे भस्म जो जल में घुलकर काफी कम मात्रा में हाइड्रा ऑक्साइड आयन
देते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे दुर्बल भस्म। कौन सा भस्म? दुर्बल भस्म या दुर्बल क्षार भी कहेंगे, दुर्बल क्षार। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो अम्ल और भस्म के जानने के बाद हम लोग यह देख लेते हैं कि अम्ल और भस्म को आखिर में पहचाना कैसे जाएगा। अम्ल और भस्म को पहचानेंगे कैसे? तो उसके लिए इंडिकेटर होता है, सूचक होता है, जिस सूचक से हम लोग अम्ल और भस्म को पहचान सकते हैं। वैसे रंजक जिनका अम्ल तथा भस्म द्वारा रंग परिवर्तन हो जाता है, उसको क्या कहा जाता है? सूचक कहा जाता है। जैसे लिटमस पत्र, यदि लिटमस पत्र को हम लोग रखेंगे, उस पर यदि अम्ल रखेंगे तो नीला से क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। फिर उसके बाद लाल से नीला हो जाएगा। तो इस प्रकार से अम्ल और क्षार को हम लोग पहचान सकते हैं कि लिटमस पत्र के द्वारा। उसी प्रकार से मेथिल ऑरेंज, इससे भी हम लोग उसको पहचान सकते हैं। मेथिल ऑरेंज यदि अम्ल होगा तो मेथिल ऑरेंज लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। और यदि भस्म होगा तो क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। भस्म होगा तो पीला हो जाएगा। उसी प्रकार से फिनेल्फ्थेलीन अगला सूचक में आ जाता है। फिनेल्फ्थेलीन, इसमें जो होता है अम्ल जो रखेंगे तो यह रंगहीन हो जाएगा। अम्ल जो रखेंगे तो क्या हो जाएगा? रंगहीन। अम्ल से, किससे? अम्ल से। और यदि क्षार रखेंगे तो इसका जो कलर हो जाएगा वो गुलाबी हो जाएगा। कैसा होगा? गुलाबी। उसी प्रकार से हल्दी पत्र आता है, जो कि आप अपने घर में भी यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं प्रैक्टिकल रूप से, या फिर आपको हम एक प्रैक्टिकल वीडियो इसका दिखाएंगे। अगला आता है चुकंदर। चुकंदर भी इसी में काम आता है, सूचक के रूप में काम आता है। कौन? चुकंदर। चुकंदर जो होगा, अम्ल रहेगा तो लाल हो जाएगा, अम्ल रहेगा तो लाल या फिर बैगनी। यदि क्षार रहेगा तो पीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। उसी प्रकार से लाल गोभी के पत्ता आता है, इसमें अम्ल जो रहेगा तो लाल या बैगनी होगा, लाल या बैगनी। और क्षार रहेगा तो हो जाएगा हरा। तो यह सब कुछ इम्पोर्टेंट सूचक था जो कि अम्ल और भस्म को पहचानने में मदद करता है। आगे हम लोग देखेंगे पीएच स्केल के द्वारा भी अम्ल और भस्म को पहचान सकते हैं कि अम्ल का मान जो होता है वो 7 से कम होता है, क्षार का मान होता है तो 7 से ज़्यादा होता है। अब हम लोग देखेंगे कि पीएच स्केल क्या है। तो पीएच स्केल एक वैसा स्केल है जिससे हम लोग अम्ल और क्षार को पता लगा सकते हैं। इस पीएच स्केल का निर्धारण जो किया वो सोरेन्स नामक वैज्ञानिक किया। कौन किया? सोरेन्स नामक वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में इन्होंने यह एक स्केल दिया कि इस स्केल से आप इसको पहचान सकते हैं कि यह अम्ल है या फिर क्षार है। इस प्रकार से रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस प्रकार से लिखा रहेगा। 7 जो होगा वह उदासीन होगा। यदि 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा? क्षार, और 7 से कम रहेगा तो क्या होगा? अम्ल। यह स्केल कौन दिया? तो सोरेन्स नामक वैज्ञानिक ने। इसको भी आप याद रखिएगा। आगे है कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का कुछ महत्व होता है। जैसे पाचन तंत्र में यदि पीएच मान ज़्यादा हो जाए तो नुकसानदायक होता है। तो पेट का जो पीएच मान होना चाहिए वो 1.0 होना चाहिए। यदि इससे ज़्यादा हो जाए तो नुकसानदायक हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं?
एंटासिड लेते हैं। क्या लेते हैं? एंटासिड। यदि पेट की अम्लीयता बढ़ जाती है तो उसको कम करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं? एंटासिड या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या लेते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, जिसको हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड कहा जाता है। उसी प्रकार से सोडियम बाइकार्बोनेट भी ले सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट भी ले सकते हैं। आगे है कि पीएच मान जो होता है उसका हमारे दांत पर भी प्रभाव होता है। पीएच मान जो होता है उसके दांत पर भी, यदि मुंह का पीएच मान 5.5 है तो सही है। मुंह का पीएच मान 5.5 है तो चल सकता है, लेकिन यदि इससे कम होने लगेगा तो अम्ल ज्यादा बन गया, और अम्ल ज्यादा बनेगा तो दंत क्षय होने लगेगा, यानी कि दांत टूटना शुरू हो जाता है। दांत टूटना शुरू हो जाता है। तो अब यदि आपसे पूछे कि मुंह का पीएच मान कितना होता है तो 5.5। कितना बताएंगे? 5.5। अब जैसे मुंह से ये नहीं समझ लेना कि मुंह का पीएच मान, मुंह का मतलब हुआ कि मुंह से जो निकलता है लार, उसका पीएच मान। समझ में आ गया ना? चलिए, आप लोग होशियार है, समझ गए होंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि पीएच मान का जो होता है और कहाँ प्रयोग किया जाता है। जैसे बर्तन जो होता है, आप देखे होइएगा कि कॉपर का बर्तन, किस प्रकार के बर्तन? कॉपर, तांबा के बर्तन, तांबा का बर्तन देखे होइएगा। इसको यदि हम छोड़ देते हैं तो कैसा हो जाता है? उस पर जंग टाइप के लग जाता है, जिससे उसकी जो कलर हो जाती है बंदर कलर की हो जाती है, यानी कि बहुत खराब हो जाता है इस प्रकार से। तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो नींबू के रस का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? नींबू के रस का। साफ कर दिए, फिर से चमक क्या हो गया? वापस आ जाता है। आगे और हम लोग देखेंगे कि पीएच मान का जो और ज्यादा प्रभाव होता है कहाँ पे पड़ता है? तो मिट्टी में भी पड़ता है। कहाँ? मिट्टी में भी पीएच मान का प्रभाव पड़ता है। यदि 7 के आसपास है तब तो ठीक ठाक है, लेकिन यदि कम या ज्यादा हुआ तो फिर पौधे को क्या कर देता है? नुकसानदायक कर देता है। इसलिए मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? 7 के बराबर होना चाहिए। यदि अम्लीय है तो उसमें कली चूना डाल दिया जाता है या फिर कैल्शियम कार्बोनेट डाल दिया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट डाल दिया जाता है ताकि वो मिट्टी कैसा हो जाए? क्षारीय हो जाए। पीएच का वैल्यू जो होता है वो जीभ में भी बहुत ज्यादा होता है। जीभ, जैसे अब निश्चित मात्रा में यदि जलाशय में पीएच मान है तो सही है, यदि बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तो जीव जो होता है संकट में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? संकट में आ जाते हैं, यानी कि जलीय जीव बहुत ही ज्यादा खतरे में आ जाते हैं। तो यहां पर जो हम लोग देखें वो पीएच का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है कि किसका पीएच मान कितना होता है। अम्ल का पीएच मान 1.0, नींबू के रस का पीएच मान 2.5, टमाटर के रस 4.1, अम्ल वर्षा 5.6, पेशाब का पीएच मान, मूत्र भी इसको कहते हैं, इसका पीएच मान तो 6, दूध का पीएच मान 6.5, सिरका का 3.0, शुद्ध जल पीएच मान बहुत ज्यादा बार एग्जाम में आपको पूछा जा चुका है। खून का पीएच मान ये भी पूछा जा चुका है। खून का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। आपको एक चीज बता दे, खून का पीएच मान और आंसू का पीएच मान दोनों सेम होता है। खून का और आंसू का दोनों का क्या होता है? सेम होता है, 7.4
4। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं? किसी को खून होने पर या किसी का यदि खून हो गया तो लोग आंसू बहाते हैं। क्या बहाते हैं? आंसू बहाते हैं। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि आंसू का पीएच मान और खून का पीएच मान बराबर होता है। कितना? 7.4। उसी प्रकार से चूना जल होता है। चूना जल का पीएच मान, चूना जल का पीएच मान 11.0 होता है। चलिए आप लोग बताइए, टमाटर के रस का पीएच मान कितना होता है? टमाटर के रस का पीएच मान कितना होता है? बताइए। हाँ, बिल्कुल सही, 4.1। 4.1। बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। बताइए, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चलो बताओ। सूरज, विवेक, नितेश, सुमित, सबके सब अपना आंसर बताओ क्या होगा। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सेब में। इमली में कौन सा पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। हाँ, बहुत बढ़िया, सही है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। तो आज हम इतना ही तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लवण के विषय में हम लोग देखेंगे कि आखिर में लवण क्या होता है, लवण कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा लवण कैसे बनता है। तो आप लोग एकदम मेहनत से आप अपना तैयारी कीजिए, जी जान लगा करके तैयारी कीजिए, क्योंकि आज आपको जो भी लोग सलाह नहीं देते हैं, कहते हैं कि आप नहीं पढ़ते हैं, इतना पढ़ करके दिखाइए कि कल वे व्यक्ति आपको कहने को मजबूर हो जाए कि हाँ, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। तो अब आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और आपके साथ साथ हम भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो तब तक के लिए रहने देते हैं, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। तो अब आप लोग इजाज़त दीजिए। जय हिंद।